राममिलन विश्वकर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है परिवहन एवं व्यापार भूगोल के सिद्धांत, और इसमें हम पूरे जो परिवहन एवं व्यापार भूगोल के सिद्धांत थे सारे को संक्षेप में पॉइंटली पढ़ेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही कोई भी चर्चा करना चाहते हैं, सवाल है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जितने भी सिद्धांत हैं, एक एक टॉपिक में मैराथन क्लास है, आधा घंटा 1 घंटा का आप जाकर देख सकते हैं। जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, आपका औद्योगिक भूगोल, ये सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। आज परिवहन एवं व्यापार भूगोल का सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटली। तो पहला जो इसमें सिद्धांत आता है ई हस्ट का स्थानिक इंटरेक्शन सिद्धांत आता है। देखे होंगे जब परिवहन भूगोल किताब खोले होंगे तो उसमें आपको ये दिया होगा। तो ये जो है 1973 में ई जो हस्ट है ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, इसमें इन्होंने कमेंट्स एंड रीडिंग पर काम किया था, और 1973 में ट्रांसपोर्टेशन एंड दी सोसाइटल फ्रेमवर्क पर काम किया था। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। साथ ही इन्होंने परिवहन और वस्तुओं और लोगों के साथ साथ विचारों, नौचारों, अमूर्त वस्तुओं के प्रवाह से संबंधित है, ये इन्होंने एक अपना कोटेशन दिया था। तो ये आपको ध्यान देख सकते हो, याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ई हस्ट का ये मात्र 3 ही पॉइंट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। हाल ही में तो पूछे जा रहे हैं, 2023-24 के पेपर उठाओ तो इसमें ये दिया हुआ। दूसरा जो सिद्धांत उलमैन का त्रय सिद्धांत भी से कहा जाता है, ये स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत 1956 में दिया था। इन्होंने 1956 में जो रचना की थी, द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिस फॉर इंटरेक्शन, ये किया था। दूसरा जो 1957 में अमेरिकन कम्युनिटी फ्लो, ये इनका भी पूछा जाता है। फिर से 1980 में पुनः पेश किया था ज्योग्राफी एज स्पेशियल, ये इनका जो है 1980 में आया था। अब ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पूछे जाते हैं पॉइंट, जितना मैं पॉइंट लिखा हूँ ये पूछे गए, आप जाके पीवाईक्यू उठाएंगे तो मिल जाएगा। अब इनका सिद्धांत जो है उलमैन का त्रय सिद्धांत जिसे कहा जाता है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये त्रय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 3 भागों में 3 पॉइंट पर काम किया था। तो इनके सिद्धांत जो है इनमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संपूरकता, ये जो है आप इंग्लिश भी इसका याद कर सकते हैं अगर इंग्लिश के हैं तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। संपूरकता क्या होता है, देखो अगर किसी एक क्षेत्र में अगर कोई उत्पादन होता है, मान लो कोई चीज़ का उत्पादन हो रहा है, कमी हो गई, तो कोई जो है बीज क्षेत्र होगा जो इसकी पूर्ति करेगा। मतलब अगर यहाँ डिमांड ज़्यादा है क्षेत्र में तो सप्लाई कौन करेगा, बीज क्षेत्र करेगा सप्लाई। तो इसीलिए ये कहते हैं संपूरकता होना बहुत ज़रूरी है किसी क्षेत्र में। अगर आप उत्पादन करते हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, किसी 2 क्षेत्र में दूध का उत्पादन होता है, एक क्षेत्र ए में दूध का उत्पादन कम होने पर जो है उसकी पूर्ति कौन करेगा, बीज क्षेत्र करेगा। देखिए यही मैं आपको बताया हूँ, इसी से जो है मांग और पूर्ति कार्यरत होगी, संपूरकता बनी रहेगी, ये बोलते हैं कौन, त्रय उलमैन। बस इतना आप समझिए इस सिद्धांत में, इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं, मध्यवर्ती अवसर क्या होता है। अब इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी जो होता है ये क्या होता है, इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा और हिंदी भी, देखिए दोनों पूछता है। तो मध्यवर्ती अवसर मतलब मान लीजिए कोई ए क्षेत्र है और ए क्षेत्र से कोई बी क्षेत्र पर काम करने जाता है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दूरी जो है 10 किलोमीटर है ए से बी की। मान लीजिए यहाँ पर एक सी क्षेत्र है, अब इसी क्षेत्र में ये इसकी दूरी यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ से ये 5 किमी है। अब यहाँ पर ही इसको कोई काम मिल जाए, सी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ए को काम मिल जाए, तो ये 10 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करेगा। तो यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से दूर कार्य करने शहर जाता है और बीच में उसे उस शहर से अच्छा अवसर मिल गया तो मध्य में सी बिंदु पर कार्य करेगा। मतलब अगर इस शहर से अच्छा सी बिंदु पर ही उसे मिल जा रहा है काम, जैसे 100 रुपये का यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर भी 100 रुपये का, तो दूरी तो यहाँ पर 10 किलोमीटर, तो यहाँ क्यों जाएगा, सी ही बिंदु पर जाएगा, क्योंकि उसको अवसर मिल गया मध्यवर्ती का। तो ये बोलते हैं मध्यवर्ती अवसर का ये तरीका बताए हैं। और तीसरा पॉइंट है हस्तांतरणीयता। अब ये क्या है इसको जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इनके पॉइंट पूछते हैं। तो देखिए किसी चीज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना या पास करना, इसी को हम क्या कहते हैं, हस्तांतरणीयता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि माल, लोगों या सूचनाओं को 2 स्थानों के बीच ले जाने में आसानी या कठिनाई जो दूरी, परिवहन लागत, बुनियादी ढांचे जैसे कारकों से प्रभावित होती है। उत्पादन के गुण का मूल्य, समय और लागत में दूरी की मापन, वस्तु के परिवहन लागत को वहन, भार ढोने की क्षमता। मतलब किसी भी वस्तु को यहाँ पर बोला गया है हम
ए बिंदु से ऐसे समझो बी बिंदु पर जब ले जाते हैं तो इसमें समय लगता है। ये फिर से इसका मूल्य होता आता है कि इतना दूर जाएगा, इसका वजन इतना इतना मूल्य लगेगा। फिर से इसके साथ साथ इसकी दूरी के साथ साथ इसमें जो भार है, वजन जो है उसको भी लिया था। तो मूल्य जो है परिवहन के रूप में भी कार्य करता है। वजन जैसे जैसे परिवहन बढ़ेगी मूल्य बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ेगा तभी मूल्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो है ये जो वेबर का सिद्धांत में पढ़ा है तो वहाँ पर ये नियम लागू होता है। और साथ ही समय ज़्यादा अगर लग रहा है, डिस्टेंस है, तो ये प्रभावित करते हैं। जितना ज़्यादा समय लगेगा, जितना ज़्यादा वहाँ पर आपका दूरी होगा और जितना वजन बढ़ेगा, तो ये जो है प्रभावित करते हैं किसको, हस्तांतरणीयता जो है, जिसे हम या पास करना कहते हैं, किसी वस्तु को पास करना, दूसरे तक पहुंचाना, ये प्रभावित होता है। तो इसका काम ही यही होता है कि एक वस्तु को ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचाना, इसका काम होता है। ये इनका त्रय सिद्धांत है उलमैन का। इससे ज़्यादा इनके सिद्धांत में कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप तीनों पॉइंट याद रख लेना। साथ ही परिवहन भूगोल में ये जो नेक्स्ट पॉइंट है TIJ बराबर एफ VI WJ SIJ स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल के एक सामान्य रूप को दर्शाता है। अब ये देखिए इसमें SIJ अभी जो एग्जाम निरस्त हुआ था जून वाला, 2024 जून वाला, उसमें ये SIJ के बारे में पूछा था, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। ये जनरल फार्मूला है, देखिए ये जैसे कि ग्रेविटी मॉडल में कौन सा फार्मूला लगता है, TIJ बराबर VI, यहाँ पर फिर से यहाँ पर WJ बटे SIJ स्क्वायर। तो ये इसके बारे में हमको इतना नहीं जानना, हमको बस ये जानना है कि ग्रेविटी मॉडल, पोटेंशियल मॉडल और रिटेल मॉडल में ये कैसे काम करता है, TIJ बराबर। तो चलिए जान लेते हैं कौन किस में काम करता है। तो देखिए जो TIJ में ये I जो है ना, ये उत्पत्ति है, स्थान की उत्पत्ति है, और फिर से J जो है ना, किसी स्थान पर गंतव्य जो होता है, मतलब पहुंचा जाता है, इसके बीच की परस्पर क्रिया को हम दर्शाते हैं। तब TIJ द्वारा क्या दर्शाते हैं, इसको हम ग्रेविटी मॉडल भी कह सकते हैं। मतलब ये I का मतलब किसी A बिंदु पर हो, और J का मतलब किसी B बिंदु पर पहुंच गए, तो इसके बीच का जो गंतव्य है ना, इसके बीच का, उसी को TIJ दर्शाता है। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच को दर्शाता है। तो देखो ये I बिंदु हो गया यहाँ पर, और ये J बिंदु हो गया, इसके बीच को आने जाने की क्रिया को ये कौन दर्शाता है, ग्रेविटी मॉडल। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार, TIJ का मतलब क्या होता है और किससे संबंधित है, तो ग्रेविटी मॉडल से। अब इसमें देखिए BI क्या है, ये मूल स्थान I की विशेषता है। याद रखिएगा जो BI है, जो तो मतलब कोई A बिंदु, उसकी विशेषता क्या है, BI है। WJ है, ये गंतव्य स्थान J की विशेषता है, मतलब जहाँ पर B पर पहुँच रहे हैं उसकी विशेषता है। अब देखिए जो पेपर जून 2024 को तो उसमें पूछा था SIJ के बारे में पूछा था, और ये किस में इसका एग्जाम्पल पूछा था, परिभाषा पूछा था, ये क्या है। तो देखिए ये SIJ मतलब I वही मूल स्थान, मतलब A स्थान हो गया, और J मतलब गंतव्य स्थान। इन दोनों को पृथक्करण की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, तो मतलब अलग करने का। अब देखिए कैसे समझते हैं, ये क्या करता है, SIJ कि दो के बीच में अलग कर देता है। अब अलग का मतलब समझ रहे हैं, इसे रिटेल मॉडल कहा जाता है SIJ को। इस तरह से देखिए SIJ है यहाँ पर, ये आपको BI बताया हूँ, WJ बताया हूँ। SIJ में देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु I है और यहाँ पर J है, यहाँ पर एक K है। अब इन दोनों को अलग कर दिया जाए, है ना, पृथक्करण कर दिया जाए, इसी को हम SIJ कहते हैं। इसी को हम रिटेल मॉडल भी कहते हैं और SIJ भी कहते हैं। तो इतना आपको ये याद रखिएगा। तो हमने क्या समझा, SIJ समझ लिया, ये पृथक्करण करता है। फिर से पोटेंशियल मॉडल क्या होता है, ये अंतःक्रिया तब होती है जब दो या दो से अधिक चीज़ों हों या लोग एक दूसरे से संवाद करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो दो या दो से अधिक जब लोग बात करते हैं, इसी को पोटेंशियल मॉडल कहते हैं। देखिए जैसे ये I है, एक व्यक्ति है, ये K एक व्यक्ति है, ये फिर से यहाँ एक व्यक्ति है, फिर से यहाँ J एक व्यक्ति है। अब ये इससे भी बतिया रहा है, इससे भी बतिया रहा है, मतलब दोनों आपस में बतिया रहे हैं, फिर से ये भी बतिया रहा है, 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 मतलब दो या दो से अधिक लोग। तो देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं, आपस में बतिया रहे हैं। तो मतलब बतिया रहे हैं या सामान दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो इस क्रिया को हम पोटेंशियल मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल जो है अंतरक्रिया तब होती है जब दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में लेन देन की जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से परिवहन मॉडल में एक और
सिद्धांत आता गुरुत्व मॉडल। विजय रैली 1931 में, 1929 दोनों आया तो दोनों सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। ये मैं जो मॉडल था वहाँ पर जनसंख्या भूगोल उसमें मैं इसको पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर भी ये दिए थे। तो इनका सिद्धांत में कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे दो स्थानों के बीच परस्पर क्रिया का स्तर उनके अलगाव के स्तर द्वारा विचारित उनकी विशेषताओं का एक कार्य है, ये बताते हैं। तो इस पॉइंट से आप क्या समझते हो, ए बिंदु और बी बिंदु है। अब इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी विचार हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, सामान दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ये सारे जो है इनके बीच ही होता है, ये ग्रेविटी मॉडल कहता है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट कहता है, एक गुरुत्व मॉडल की नहीं दो बिंदु के मध्य यातायात की मात्रा अथवा आंतरिक क्रिया को प्रभावित करने वाले दो आधारभूत कारकों जनसंख्या और दूरी के व्यवहार का साधारण प्रदान करता है। मतलब वही बात है, ये देखो एक पहली बात है, यहाँ पर जनसंख्या यहाँ से यहाँ गई और इसकी दूरी क्या है, मान लो 10 किलोमीटर। इसी के बारे में जो इसके बीच में हाव भाव होते हैं, व्यवहार होते हैं, इसी को कौन प्रदर्शित करता है, ग्रेविटी मॉडल। तो ए बिंदु से बी बिंदु पर कौन जाती है, कोई पॉपुलेशन जाती है, कोई आदमी जाता है, और इसके बीच में क्या होता है कि दूरी होता है, 2 किमी क्या दूरी है। तो यही बात कर रहा है ये। इसी के बीच में जो भी हाव भाव, जो भी यातायात के साधन सहायता लिए जाते हैं दो बिंदु के बीच में, जो भी समय लगते हैं, इसी को प्रदर्शित करता है ग्रेविटी मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है, दो केंद्रों की जनसंख्या जितनी अधिक होगी दोनों के मध्य अंतरक्रिया भी उतनी अधिक होगी, दोनों के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी अंतरक्रिया भी उतनी भी कम होगी। मतलब कहता है कि ए बिंदु है और बी बिंदु है, अगर यहाँ पर जनसंख्या जितनी अधिक है उतने ही इसके बीच में मतलब आदान प्रदान सामान का कोई चीज ला के दिया जाएगा, ले जाया जाएगा ए बिंदु से बी बिंदु पर, बी बिंदु से ए बिंदु पर। जब उलमैन मॉडल पढ़ रहे थे तब भी उनके में ये चीज था पहले में ही। तो ऐसे इसमें होता है ए बिंदु से बी बिंदु में, मतलब अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो आदान प्रदान ज़्यादा होगा। अगर दूरी ज़्यादा है, मान लो जनसंख्या यहाँ पर है ज़्यादा, मान लो यहाँ पर 1 के जनसंख्या मतलब एक करोड़ कह सकते हो या 1000 कह सकते हो, 1000 ही ले लो, यहाँ पर भी 1000, तो इसमें आदान प्रदान ज़्यादा होगा। मान लो 1000 जनसंख्या है, अगर इनके बीच में ए बिंदु पर भी 1000 जनसंख्या है 1 के, और यहाँ पर जो बी बिंदु पर भी 1 के है, लेकिन दूरी जो है यहाँ पर मान लो 10 किमी था तो आदान प्रदान ज़्यादा होता है, यहाँ पर मान लो 50 किमी है, तो यहाँ पर 50 किमी होने पर आदान प्रदान क्या होगा, कम हो जाएगा। दोनों के बीच में आदान प्रदान उतनी नहीं होगी जितना पहले में थी। जनसंख्या और दूरी जो है कम था, जनसंख्या ज़्यादा थी। इसमें जनसंख्या ज़्यादा होने पर अगर दूरी भी ज़्यादा हो गई तो आदान प्रदान क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट पॉइंट, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण उनके द्रव्यमान के समानुपाती उनकी संबंधित दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही बात है यहाँ पर है, तो जितनी दूरी बढ़ेगी आदान प्रदान लेन देन कम होगा, ये कहते हैं ग्रेविटी मॉडल में विजय रैली। अगर जो है इसका द्रव्यमान जितना बढ़ेगा लेकिन अगर दूरी कम होगी तो ये अनुपातिक होगा, लेकिन अगर दूरी ज़्यादा है तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, सीधे घट जाएगा। ये तीसरे पॉइंट को चौथा पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल कर दिया हूँ। आकर्षण बल द्रव्यमान के साथ बढ़ता है, मतलब ए बिंदु पर और बी बिंदु पर जनसंख्या ज़्यादा है तो द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। देखो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने के लिए जो भी जनसंख्या है, यहाँ पर 1 के थी, यहाँ पर भी 1 के, और दूरी कम था तो यहाँ पर जनसंख्या जाएगी, आकर्षण होगी, लेन देन करेगी, सामान का जो भी चीज़ें करनी होगी खरीदेगी। और अगर आकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है, यदि वह वस्तु के बीच की दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। वही बात किया हूँ कि मान लो ए बिंदु पर जो है 1 के जनसंख्या मतलब 1000 है और बी बिंदु पर 1000 है और बीच की दूरी 50 किमी है, तो क्या होगा, जनसंख्या इसकी ओर आकर्षित नहीं होगी, लेन देन करने के लिए मतलब परेशान हो जाएगी कि जाएं कि ना जाएं, बहुत दूर है, समस्या बहुत ज़्यादा होगी, तेल बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, वजन भी ज़्यादा सामान का तो और पैसा बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें विचार होने लगती है। तो ये इनके सिद्धांत, मोटा मोटी विजय रैली सिद्धांत में एक चीज़ आपको समझना है कि जनसंख्या अगर है ए बिंदु पर भी और बी बिंदु पर भी, अगर 1 के है 1 के यहाँ पर भी है, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर अगर 5 किलोमीटर है तो यहाँ पर लोग आदान प्रदान ज़्यादा करेंगे, लेकिन 1 के यहाँ पर भी है और 1 के यहाँ पर भी है ना, और
ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, और अगर डिस्टेंस 50 किमी है तो लोग आदान प्रदान कम करेंगे। ठीक है, बस इतना समझ जाओ। इनकी जो है सिद्धांत में ये बार बार चीज़ें पूछी गई है। ये कोटेशन याद रखना, ये बार बार पूछा गया कई बार। ये वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण उनके द्रव्यमान का समानुपाती, उनकी संबंधित दूरी के कर्मानुपाती होता है, ये बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इन्होंने सूत्र का प्रयोग किया था, ये जो बीजे रैली है टी आई जे बराबर के पी आई और पी जे बटे डी आई जे। तो इसमें जो है टी आई जे स्थान और स्थान के बीच अंतरक्रिया, वैसे जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, टी आई जे मैं बताया हूँ आपको, जो ग्रेविटी का फिगर दिखा रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें है प्रवासी की संख्या, व्यापार की मात्रा, जैसे कि ए बिंदु से, जैसे मान लो ए आई बिंदु हो गया और बी बिंदु जे हो गया, इनके बीच में प्रवास कितना होता है, व्यापार कितना होता है, लेन देन कितना होता है, इसके बारे में टी आई जे बताता है। के क्या बताया कि इस डॉलर को ले लो, लॉस को पड़ेगा, तो इनके ये के स्थिरांक को दर्शाता है। तो कोई आदमी मान लो ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु पर कोई मान लो के आदमी है, तो इसका स्थिरांक यही होगा के, तो इसी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर से इनका सूत्र का एक्सप्लेनेशन आगे समझते हैं। पी आई का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान या आकार ये होता है, ये पी आई का मतलब। फिर से जे का मतलब, यहाँ पर देखिए पी जे का मतलब ये होता है, जे का जो होता है द्रव्यमान या आकार, इसका भी मतलब वही होता है। फिर से डी आई जे का मतलब स्थान आई और जे के बीच की दूरी। तो ये इनका सूत्र है, बस मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये इसके जो सूत्र का कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो, लेकिन आपको बस ये सूत्र याद रखना। सूत्र कभी कभी दे देता है, पूछता है कि ग्रेविटी मॉडल का सूत्र कौन है, तो ये आपको याद रखना है बस। अब इसके बाद से नेक्स्ट परिवहन भूगोल में आता है निकटतम पड़ोसी विधि। अब ये विधि क्या है, ये विधि जो है बहुत बार पूछा गया है और इससे बहुत लड़के क्वेश्चन गलत करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट आता है, इसमें कौन दिया है निकटतम पड़ोसी, तो क्लार्क और इवांस ने 1954 में, कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के। ये नगर अंतरण के परिकलन की एक अधिक लोकप्रिय विधि है। तो लोकप्रिय विधि ये है, क्यों है, क्योंकि किसी नगर के अंदर कोई भी घर है बना हुआ है, ये कितना डिस्टेंस पर है, किस प्रकार का है, ये दर्शाता है। जैसे कि निकटतम पड़ोसी में हम क्या जानना चाहते हैं कि इसका गुच्छित है, क्लस्टर है, कोई घर, मान लो घर यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, तो ये किस प्रकार का घर है, ऐसे पूछता है। मान लो ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना, तो ये किस प्रकार का। तो ये इवांस और क्लार्क एक नगर के अंदर एक परिकलन करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि घर की डिस्टेंस के आधार पर कि घर का रूप कैसा है, उस एरिया का रूपरेखा कैसा है। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम डेसी ने 1960 में 2 अलग अध्ययनों में किया था। प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, 1960 में डेसी ने। किंग ने 1902 में यूएसए में कुछ चुने हुए क्षेत्रीय नगर की विवेचना के लिए किया था, इससे क्लार्क और इवांस के मॉडल का। तो इनके मॉडल को समझ लेते हैं। अब देखिए ये दोनों डेसी और किंग को भी याद रखिएगा। अभी इनका सूत्र जो है आर्यन बराबर होता है डी, उसके बाद से इसमें ऑब्जेक्ट और फिर से बटे आपका आ जाता है 0.5, फिर से कड़ी में ए बटे एन बड़ा, ये आपको सूत्र आप देख सकते हैं। ये इससे हम निकटतम पड़ोसी बिंदु का ज्ञात करते हैं कि ये गुच्छित है, क्लस्टर है, समरूप या समदुरुस्त या नियमित, ये सब हम याद करते हैं। तो आर्यन का मतलब क्या होता है, आर्यन का मतलब होता है निकटतम पड़ोसी अनुपात, कि दोनों के बीच में क्या अनुपात है। मान लो एक पड़ोसी एक घर है, दूसरा पड़ोसी घर है, अब इनके बीच अनुपात क्या है, इन पड़ोसी के बीच में ये अनुपात क्या है, इसको हम ज्ञात करते हैं आर्यन से। आर्यन का मतलब ये होता है। डी का मतलब निकटतम पड़ोसी वास्तविक दूरी का अनुपात। तो जो मान लो एक पड़ोसी है, एक पड़ोसी है, इन दोनों के बीच में अनुपात क्या। ए प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, मतलब ए का मतलब क्या होता है, तो संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है किसी प्रदेश का, मान लो ये पूरे एरिया का एक क्षेत्रफल है, तो ए से प्रदर्शित किया था। एन बराबर बिंदुओं या अधिवासियों की संख्या, मतलब कितने इस एरिया में घर, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। अब ये हो गया इनके जो है सूत्र का ये फुल फॉर्म, मतलब मैंने ये बता दिया, आपको ये याद रखना है बस। सूत्र बहुत बार पूछा गया है और ये आपको जरूरी है याद रखना। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी सूत्र बता रहा हूँ ये आप लोग को याद रखिएगा। अगर आप जिस नेट का दे रहे हैं तो उसमें अगर ना पूछा जाए, अगर आप HPSC MP असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान असिस्टेंट दे रहे हैं तो वहाँ पूछा जाता है, ये सब डीप में पूछा जाता है। अब चलो आर्यन का मान जो होता है किसके बीच में होता है, ये होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 से
ये 2.1491 के बीच में होता है, या इसे हम क्या पढ़ सकते हैं 2.15 के बीच होता है। 0 से 2.15 याद रखिए, या आप ये संख्या, दोनों संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसे हम 2.15 भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये 14.91 15 के करीब है। अब इसमें जो 0 होता है पूर्ण गुच्छित होता है क्लस्टर, और जो ये 2.15 होता है पूर्ण नियमित समदुरुस्त इसे कहा जाता है। एक होता है रैंडम, इसे कहा जाता है। 0 से 1 बीच में आता है तो गुच्छित वितरण कहा जाता है, और 1 से 2.15 के बीच में आता है तो नियमित वितरण कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, ये बार बार ये जो पॉइंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्क मैट्रिक्स क्या होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये मिलान द कॉलम में पूछा गया है। तो देखो ये कैसे कनेक्टिविटी मैट्रिक्स कैसे समझते हैं, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए, अब यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, ये आपको ध्यान रखना है। ए में जो है ये ए बिंदु किसने कनेक्ट कर रहा है, ये बस आपको इसमें खोजना होता है। जैसे कि ए बी से कनेक्ट कर रहा है, ए सी से कनेक्ट कर रहा है, ए डी से, बस। तो आपको पहले लाइन में और इस पहले लाइन में बस ध्यान देना है। तो ए किससे कनेक्ट कर रहा है, बी से, तो बी सही है। फिर से ए किससे, सी से, फिर से ए किससे, डी से, सही है, मतलब पहली लाइन सही है। फिर से यहाँ पर डी किससे कनेक्ट कर रहा है, ये देखना है आपको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी देख लो, डी ए और सी से कनेक्ट कर रहा है, तो डी ए और सी से कनेक्ट कर रहा है। फिर से यहाँ पर देखना है सी किससे कनेक्ट कर रहा है, सी देखो सबसे कनेक्ट कर रहा है, तो सी सबसे कर रहा है। तो देखो ध्यान से देखना, सी खुद से नहीं होगा, लेकिन ए बी से भी कनेक्ट कर रहा है, ए और बी से भी, इससे भी, और फिर से यहाँ पर डी और ई से भी कर रहा है, डी और ई से ये कर रहा है। तो इसे आप देख लो, ई किससे कर रहा है, ई जो है बस सी से कर रहा है, तो देखो यहाँ पर सी। तो यही होता है कनेक्टिविटी मैट्रिक्स। दे देगा ऑप्शन और ऐसे बना देगा कोई ग्राफ, और उसमें दे देगा कि आप इसमें बताइए ए बी सी डी में किस में मैच कर रहा है, एग्जैक्ट ऐसे ही आना चाहिए मैचिंग, बस इतना ही मिलान करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब देखो कुछ चीज़ें पूछता है, परिभाषा पूछता है, इसे आप देख लेते हैं। जैसे नोट क्या होता है, एच क्या होता है, ये हमको समझना होता है। डायामीटर क्या होता है, तो देखो नोट क्या होता है, कोई एक बिंदु होता है, कोई बिंदु को हम क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। एज क्या होता है, किसी दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, एज होती है। और फिर से डायामीटर क्या होता है, सबसे कम दूरी को प्रदर्शित करने वाली लाइन जो होती है, डायामीटर। मान लो हमको पहुंचना है ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर सबसे कम दूरी वाली लाइन कौन होगी, तो मान लो ये बिंदु होगी। अब ऐसे तो हम यहाँ से होकर नहीं ना आएंगे, यही आएंगे सबसे कम। अगर हम इस बिंदु से मान लो ये डी से चलते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, सेंटर आर पॉइंट आर नोट्स कहा जाता है। किसे, हम जो नोट्स पढ़ते हैं इसे पॉइंट या सेंटर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे परिवहन मार्ग जाल की संयुक्तता के माप के आधार पर बीटा सूचकांक क्या होता है, तो जान लेते हैं। केंद्रों की संख्या और मार्गों की संख्या के मध्य संबंधों के आधार पर हम बीटा सूचकांक ज्ञात करते हैं। ये परिभाषा याद रखना, केंद्रों की संख्या और मार्गों की संख्या के मध्य जो संबंध होता है, संबंध को प्रदर्शित करता है बीटा सूचकांक। साथ ही इसमें परिवहन घर्षण का मापदंड होता है। दूसरा है जो अल्फा सूचकांक। अल्फा सूचकांक क्या होता है, ये ग्राफ में चक्रों की संख्या की तुलना में चक्रों की अधिकतम संभावित संख्या का मूल्यांकन करने वाले संयुक्ता की माप है। ये देखिए डायरेक्ट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। ये आकर्षित करने का विभव भी कहलाता है। ये अल्फा सूचकांक से हम इस सिंबल से दर्शाते हैं, अल्फा इसी को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्फा को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है गामा सूचकांक, तो ये भी आप देखिएगा सिंबल गामा सूचकांक का। ये मार्ग जाल में वर्तमान वास्तविक कड़ियों का अधिकतम संभावित कड़ियों की संख्या के साथ साधारण अनुपात है। ये पूछे गए बार बार एग्जाम में, ये मैं इसका जो एग्जाम्पल ये लिख दिया हूँ। अब देखिए साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक का होता है, भी या जी से दर्शाया जाता है। समान आकार के दो मार्गों के मध्य संरचनात्मक अंतरों को प्रकट करने के लिए अल्फा बीटा गामा संकेतांक का सीमित है। तो मार्ग जाल का विस्तार एवं व्यास के माप के अनुसार जो होता है पाई सूचकांक, इसका जो सिंबल है पी आई, ये देखिए, और पाई ऐसे होता है, और 22/7 ये 3.14 एक होता है, या 3.14 याद रख सकते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला होता है परिवहन मार्ग जाल के विश्लेषण के लिए कांस्की ने 1963 ने पाई सूचकांक विकसित किया था। मतलब यही कांस्की ने इस पाई सूचकांक को विकसित किया था। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये इनकी जो है कांस्की की जो है बुक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही ग्राफ की कुल लंबाई तथा इसके व्यास के मध्य संबंध के द्वारा
जो है पाई सूचकांक की गणना की जाती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें दूसरा मार्ग जल का विस्तार एवं व्यास के माप में आता है एटा सूचकांक। इसे सिंबल याद रखिएगा, ऐसे दर्शाया जाता है। सिंबल बहुत बार पूछा था, C/D। और प्रति कड़ी औसत लंबाई की एटा सूचकांक कहते हैं। जो प्रति कड़ी औसत लंबाई होती है, एक कड़ी आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। वैसे मैं यही बोलूँगा बार बार कि आप लोग डिफिनीशन याद रखिएगा, क्योंकि घुमा इसका डिफिनीशन पूछता है। साथ ही इसमें नेक्स्ट आता है थीटा सूचकांक। इसका भी सिंबल आप लोग याद रखिएगा, थीटा ऐसे बनता है। केंद्र के कार्य का माप है क्या, थीटा सूचकांक। मतलब केंद्र से कितने काम किए गए हैं उसी के माप को हम क्या कहते हैं, थीटा सूचकांक कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट में ये प्रति अंतर्वेशन यातायात की औसत मात्रा का मापन करता है। मतलब कोई भी केंद्र से लेकर जहाँ तक दूरी ले जा गई है, तो उसके मान लो ये केंद्र हो गया। अब ये केंद्र जैसे यहाँ पर दिया गया, अब इसके बीच में जो अंतर्वेशन हुआ है, इसके बीच में इसी की औसत जो निकाला जाएगा उसी का मापन करता कौन, थीटा सूचकांक। अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है परिवहन भूगोल के, तो ये देख लेते हैं। ये जो पहला है परिवहन विकास प्रतिदर्श जो है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है, ये जो है टैप, मॉरिस और गोल्ड ने 1963 में दे रखा है, ये आपको याद रखना है। ये जो है घाना तथा नाइजीरिया देश के आधार पर ये सिद्धांत दिया गया था, टैप, मॉरिस, गोल्ड का 1963 में परिवहन विकास प्रतिदर्श। ये पूछा गया, याद रखिएगा। विश्व के समस्त परिवहन विकासशील देशों को समझाने का प्रयास किया था किसने, ये टैप, मॉरिस और गोल्ड ने। इसके साथ ही इस सिद्धांत को 6 भागों में बांटा गया है। गोल्ड का स्थानिक अन्वेषण प्रतिदर्श 1966 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। स्थानिक अन्वेषण प्रतिदर्श किसने दिया है, तो गोल्ड ने दिया है। वांस का जो है आपका, या वेंस प्रतिदर्श, ये जो है इसको मर्केंटाइल मॉडल भी कहते हैं। यूएसए के पूर्वी समुद्री तट के अध्ययन पर आधारित है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर से रिमर प्रतिदर्श जो 1977 में वैकल्पिक और संपूरक संभावना व्यक्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। ट्रैफिक इन टाउन्स बुकानन का है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट परिवहन भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट है। तो टोटल यहाँ पर परिवहन भूगोल का सिद्धांत खत्म हो गया। कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सबसे मिस्टेक हो सकता है। और मैं कोशिश किया हूँ कि वही पढ़ाना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाता। आप एक बार पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रादेशिक भूगोल के सिद्धांत को जानेंगे। देखिए ये पूरा मैं लिख डाला हूँ, ये भी। अगर आप नए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पॉइंटली डिटेल मतलब पॉइंटली एग्जाम आप भी उससे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय।